हेलो एंड वेलकम टू आर न्यू वीडियो। ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स की लास्ट वीडियो है और इसमें हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और वो काम कैसे करता है। लेकिन इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जब भी आप अपना स्मार्टफोन ऑन करते हो या फिर आप अपना लैपटॉप या पीसी ऑन करते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। हम देखते हैं ना कि पावर ऑन का बटन दबाया और फिर 10 से 12 सेकंड लग रहे हैं। जैसे स्मार्टफोन के केस में बताता हूँ कि आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी, उस पर लिखा आएगा पावर्ड बाय एंड्रॉइड, है ना। और कंप्यूटर के केस में क्या होता है कि विंडोज़ का लोगो आपको दिखाई देगा, है ना। 10 से 12 सेकंड लग जाते हैं, किसी किसी कंप्यूटर में 15 से 20 सेकंड लग जाते हैं। तो ये जो टाइम होता है पावर ऑन के बटन से लेकर आपको होम स्क्रीन दिखने तक का जो टाइम होता है इसको बोला जाता है बूटिंग टाइम। अब हमें तो यही सिखाया गया है, जैसे मेरे को मेरे टीचर ने बताया था कि सबसे पहली चीज़ जो स्मार्टफोन पे लोड होती है या फिर किसी भी डिवाइस में, जैसे मेरा लैपटॉप या पीसी में लोड होती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। लेकिन ये सच नहीं है, ये पार्शियली सच है। इससे पहले भी एक कोड रन होता है जिस कोड का नाम होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये कोड ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ही चलता है, तो इसका काम क्या होता है? कभी भी अगर आपने विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 या इवन कोई सी विंडोज़ ले लो, आपने डाउनलोड करी होगी ना किसी सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पे जाना, आपको पता चलेगा वहाँ पे लिखा रहता है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। अगर आपको विंडोज़ 11 डाउनलोड करनी है तो मिनिमम आपके डिवाइस के अंदर इतना हार्डवेयर तो होना चाहिए कि 1 GB का रैम होना चाहिए, 100 GB का स्पेस होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, वरना ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं कर पाएगा। तो बायोस वाला जो कोड होता है ना, मेरा सपोज करो ये 10 15 20 लाइन का, जितनी भी लाइन का होता है, ये क्या करेगा कि हार्डवेयर को चेक करता है पहले। क्या 1 GB की रैम अवेलेबल है हमारे पास? नहीं है तो वो क्या करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी लोड ही नहीं होने देगा, ठीक है। या फिर वो ये चेक करेगा कि 100 GB का स्पेस अगर मेरे को चाहिए विंडोज़ 11 को लोड करने के लिए, तो क्या मेरे पास 100 GB का स्पेस है? अगर नहीं है तो क्या करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कभी लोड ही नहीं होने देगा। अब ये क्यों करता है? कई बार है ना हमारा खुराफाती दिमाग चलता है। सपोज़ करो कि मैंने अपने डिवाइस के अंदर से रैम को ही निकाल दिया। अब मेरे को पता है यार, रैम एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसके अंदर सारे प्रोग्राम जाके रन होते हैं, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके अंदर जाके रन होता है। अगर मैंने वहाँ से रैम को ही निकाल लिया तो अब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कहाँ पे होगा? इसलिए जो ये कोड होता है ना बायोस वाला, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हार्डवेयर को चेक करता है, ठीक है, कि हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपने कई बार देखा होगा कि आप पावर ऑन करते हो और आपका पीसी बार बार बंद हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं हो पा रहा। तो आप उसको दिखाने के लिए लेके जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई साहब रैम ख़राब हो गई है आपकी, तो रैम को चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रैम के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है ना। तो बायोस वाले कोड ने एक बार ओके की रिपोर्ट दी कि सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ठीक है, ये बायोस वाला कोड ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि ठीक है भाई, सारी चीज़ें ठीक है, ओके की रिपोर्ट है, अब तुम डिवाइस के ऊपर लोड हो सकते हो, ठीक है। तब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू होता है, ठीक है। वहाँ पे जो मैं बोलता हूँ ना कि पावर ऑन आप करते हो और उसके बाद 10 से 12 सेकंड लगता है, उस 10 से 12 सेकंड का जो टाइम होता है उससे पहले भी जो चीज़ होती है ना, 1 2 सेकंड में जो चीज़ चल रही होती है, वो ये कोड होता है, बायोस वाला कोड होता है। जब ये ओके की रिपोर्ट कर देता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से लोड हो जाता है और आपको होम स्क्रीन दिखाई देती है। तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं इसको फटाफट रफ कर देता हूँ यहाँ से, इसके बाद आगे की चीज़ें देखते हैं। बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे पास, उनके कुछ के नाम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मैं बताता हूँ कंप्यूटर के केस में। जैसे कि मेरे पास हो गया विंडोज़, हो गया मेरे पास विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। या फिर इसके अलावा क्या हो गया, आपने सुना होगा लिनक्स। अब ये लिनक्स होता है ना, ये बहुत सिक्योर होता है और ये प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। हम जैसे लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है चलाने में, ये कहूँगा बस। और जो मेरा थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोला जाता है मैक OS X, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तो आप बोलोगे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये तो सबको ही पता होता है। दूसरा, जो अमीर लोग होते हैं iOS होता है उनके पास, ठीक है। इसके अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने बहुत कम सुना होगा, जो इतू से फ़ोन आते थे ना, फीचर्ड वाले फ़ोन आते थे, उसमें होता था
KaiOS, जो कि आज भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं जो आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर भी देखने को मिलेंगे और आपको आपके कंप्यूटर के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब ये देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अगर मेरे को 2 वर्ड में आपको बताना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक मास्टर प्रोग्राम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास्टर प्रोग्राम। अब आपको नाम से पता चल रहा है कि यार मास्टर है तो क्या कर रहा होगा, चीज़ों को कंट्रोल ही कर रहा होगा ना। एक्चुअल में ये करता भी ऐसे ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा रिसोर्सेज का, मेरे कंप्यूटर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अभी मैं इस रिसोर्स वर्ड का मतलब आपको बताऊंगा। तो ये करता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि मेरे कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस रिसोर्स वर्ड को ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो क्या करता है कि मेरे कंप्यूटर के पास जितने भी रिसोर्सेज है उनका यूज़ करता है और सर्विसेज देता है किसको, यूज़र को। और यूज़र कौन, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग। ठीक है, अब ये रिसोर्सेज का क्या मतलब है, आप यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस देखोगे। ये क्या है, ये डायग्राम हमने पहले भी देखा था, कंप्यूटर का इंटरनल डायग्राम होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। ये जैसे मदरबोर्ड है, ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें मेरी अटैच्ड होती है। ठीक है, पोर्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पोर्ट दिखाई देंगे। ठीक है, पोर्ट में हम चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो, कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, माउस कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को पता है रैम लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स का डायग्राम है। अब यहाँ पे हमने चीज़ें अटैच करी हुई है, जैसे हमने कीबोर्ड को अटैच किया हुआ है, इससे माउस को अटैच किया हुआ है, या मॉनिटर को अटैच किया हुआ है, प्रिंटर को अटैच किया हुआ है। तो ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस है ना, ये बाहर के डिवाइसेस है जो मैं कनेक्ट करता हूँ, इनको बोला क्या जाता है, रिसोर्सेज। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, यूज़ करता है, और जब भी यूज़र को ज़रूरत होती है ना तब उसको प्रोवाइड करा देता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो आपने वर्ड की कोई फाइल ओपन की हुई है। ठीक है, वर्ड क्या है, एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, अब आपको क्या करना है, आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप प्रिंटर की हेल्प लोगे ना। तो वो प्रिंटर की हेल्प लेने में आपको कौन मदद करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी चीज़ें पॉसिबल किसकी वजह से हो पा रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को बीच से हटा दूँ तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। यूज़र एक प्रोग्राम के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये मेरे जितने भी रिसोर्सेज है ना, इनका यूज़ करता है कंप्यूटर, और उसके बाद सर्विसेज किसको देता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये चीज़ भी। सर्विसेज जो मेरी होती हैं वो किसको देता है, यूज़र को देता है। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब ये चीज़ देखते हैं कि काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ देखी थी कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो उसका एक स्पेस होता है। तो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसका भी एक स्पेस होता है। जैसे आपको कंपनी ने डाल के दे दिया, या फिर कई बार अगर आपकी विंडोज़ ख़राब हो गई तो आपको खुद डालना पड़ता है, सीडी डाल के या पेन ड्राइव डाल के, बूटेबल पेन ड्राइव डाल के। उस केस में क्या होता है कि उसका एक साइज़ होता है पर्टिकुलर, 1 GB 2 GB। तो वो आप सेव कहाँ पे करके रखते हो, वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव करके रखते हो। जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे उसकी एक फ़ाइल होती है windows.exe वाली फ़ाइल। अब जो ये .exe है ना, आप कहीं भी देख लोगे, ये समझ जाना। ठीक है, हमने एक चीज़ देखी थी पिछली कुछ वीडियोस में, हमने बहुत देखा था कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में, जो कि मशीन को समझ आती है कि हाँ ठीक है ये मेरी वाली लैंग्वेज है। तो ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हो ना windows.exe वाला, जब हमने पावर ऑन किया, बायोस ने ये चेक किया कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है, तो ये जो फाइल है ना windows.exe वाली, ये रन होने के लिए कहाँ पे आएगी, रैम में आएगी। तो ये यहाँ पे लोड हो जाता है मेरा। ठीक है, तो जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे लोड हुआ, यहाँ पे लोड हो गया। इतना क्लियर है। ठीक है, अब जब यहाँ पे लोड हो गया तो सीपीयू क्या करेगा, इसको लाइन बाय लाइन रन करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। ये वो वाली चीज़ है जो आपने पावर बटन दबाया और पावर बटन दबाने के बाद आपको जो होम स्क्रीन दिखाई दी, ये वो चीज़ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको होम स्क्रीन दिखाई देगी। आप होम स्क्रीन दिखाई देने के बाद सपोज करो आपको VLC मीडिया प्लेयर चलाना है। ठीक है, आपको कोई वीडियो चलाना है उसके अंदर। तो अब आप क्या करोगे कि VLC का जो आइकन होगा उस आइकन पे डबल क्लिक कर दोगे, तो वो VLC मीडिया प्लेयर का जो एप्लीकेशन है वो भी कहाँ पे आएगी रन होने के लिए, यहीं पे आएगी। ठीक है,
वो भी हमारी रैम के अंदर आई। अब इतना क्लियर है। अब ये जो VLC वाली चीज़ आई है ना, वो किसकी हेल्प से आ पाई है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आ पाई है। अब सपोज करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होता तो क्या हम VLC वाली चीज़ को रन कर पाते? नहीं कर पाते, आंसर है। ठीक है, अब VLC मीडिया प्लेयर के अंदर मेरे को पता है कि यार क्या चीज़ चलानी है, मेरे को वीडियोस चलानी है। अब वीडियोस चलाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? स्क्रीन पे दिखानी है ना चीज़ें। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि मेरा जो भी प्रोग्राम होगा, जैसे ये VLC वाली चीज़ क्या है, ये भी तो एक प्रोग्राम ही है ना। जितनी भी एप्लीकेशन मेरी होती हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कोड करके लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको बोला क्या जाता है? प्रोग्राम बोला जाता है। एक डेडिकेटेड वीडियो है इसके ऊपर कि व्हाट इज़ प्रोग्राम, आप वहाँ जाके समझ सकते हो ये वाली चीज़। तो VLC मीडिया वाला जो प्रोग्राम है ना, वो डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर सकता किसी भी हार्डवेयर से या किसी भी रिसोर्सेज से। उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे VLC है, VLC को कोई वीडियो चलाना है, अब वीडियो कहाँ पे दिखाना है? मॉनिटर पे दिखाना है। तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? ऐसे हाथ जोड़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाना पड़ेगा कि भैया थोड़ा मॉनिटर के ऊपर चलाना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलेगा कि ठीक है जाओ चला लो। तो तब हमें ये जो भी वीडियो हम प्ले करते हैं वो कहाँ दिखाई देती है? इस मॉनिटर के ऊपर दिखाई देती है। या फिर एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने क्या करा, आपने एक्सेल की कोई फाइल खोली। एक्सेल क्या है? वो भी तो प्रोग्राम है ना एक। एक्सेल को आपने ओपन कर लिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? आपको प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो आप तो कह दोगे एक्सेल को, कमांड दे दोगे Ctrl+P, प्रिंट आउट निकाल के दे दे। लेकिन एक्सेल को किसके पास जाना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भैया प्रिंटर चाहिए हमें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए दिखा दो, यूज़र ने बोला है कि प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, तो ये एक्सेल किसके पास जाएगा? ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ भरेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो प्रिंटर वाली चीज़ है वो एक्सेल को दे देगा, और उसके बाद एक्सेल की जो एप्लीकेशन है या एक्सेल का जो प्रोग्राम है उससे हम प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, ये जितने भी प्रोग्राम मेरे चल रहे हैं, एक्सेल वाला प्रोग्राम हो या VLC वाला प्रोग्राम हो, ये किसकी हेल्प से चल पा रहे हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से चल पा रहे हैं। इनको जाके कोई भी रिसोर्सेज अगर इनको यूज़ करना है तो ऐसे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भाई मेरे को दे दे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको प्रोवाइड कराता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मना कर देना तो ये नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है इसको समराइज़ करते हैं एक स्टोरी की फॉर्म में। कभी आप फोटोकॉपी वाले की दुकान पे गए हैं तो वहाँ एक फ़ोटोकॉपी की मशीन रखी होती है और एक आप है, आपको कोई भी प्रिंट आउट निकालना है। जैसे एक नोटबुक है आपके पास, आपको उसका पेज नंबर 10 की फ़ोटोकॉपी करानी है, 12 की करानी है, 15 की करानी है, 20 की करानी है। तो आप किससे बोलते हो? जो उस मशीन को ऑपरेटर करता है। तो बीच में एक बंदा होता है ना, तो आपको उस बंदे को बोलना पड़ता है। आप डायरेक्टली जाकर उस फोटोकॉपी मशीन का यूज़ नहीं करने लग जाते क्योंकि आपको नहीं आती, आपको उससे पूछना पड़ता है। अगर आप यूज़ भी करोगे तो पूछ के यूज़ करोगे। ठीक है, डायरेक्टली जाके यूज़ नहीं कर सकते, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या बोलोगे कि भैया इस वाले पेज की फ़ोटोकॉपी निकाल दे, इस वाले पेज की फ़ोटोकॉपी निकाल दे, इस वाले पेज की फ़ोटोकॉपी निकाल दे। इसी तरीके से जो मेरा कोई भी प्रोग्राम होगा, चाहे वो VLC वाला प्रोग्राम हो, चाहे वो एक्सेल वाला प्रोग्राम हो, वो डायरेक्टली किसी रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकते। उसको बीच में क्या करना पड़ेगा? जैसे फोटोकॉपी वाले भैया होते हैं ना बीच में, ऐसे ही बीच में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछना पड़ेगा सारी चीज़ें, उसके बाद ही वो जितने भी रिसोर्सेज है उनका यूज़ कर पाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरीके का और कंटेंट चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।